कल नहीं यार, कास्टिंग होता नहीं, तुझे कल नहीं है, चेक नहीं कर सकता तू? होते हैं।
आज है। अस्सलाम वालेकुम। आज है शब कदर। मतलब 27 तो आज ही है, लेकिन कुछ लोगों को 25 को लग रही थी। अच्छा, चलो ठीक है, बस जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं, फिर खत्म करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आमीन। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 22 तो हो गए हैं। ओके, अच्छा आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज। ठीक है, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसके अंदर मोस्टली में हमने एंटीबॉडीज की बात की है, ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात की है। जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस था तो उसके अंदर रूमेटाइड फैक्टर और एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज की बात की हमने। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी। सेप्टिक आर्थराइटिस भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये जो स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज हैं इनको हम सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज भी कहते हैं। ठीक है, सीरो नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको ऐसे कोई जिस तरह सेली के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी मिलती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर मिलेगी, स्क्लेरोडर्मा के अंदर कोई ना कोई मिलेगी। स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज को हम सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। और स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के आगे फर्दर सब डिवीजन हैं या इनके सबसेट्स हैं, जिसके अंदर एक आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के अंदर एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी आती है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस आता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस आता है और सोराइटिक आर्थराइटिस आता है। ठीक है, अब जो इनके नाम है ना, एक चीज होती है एक्सियल स्केलेटन जो हमारा मिड वाला स्केलेटन होता है, जिसमें हमारे वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड आता है और पीछे सैक्रम आती है और आगे हमारे कोस्टल जो कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स होते हैं, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस, वो वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन इसे कहते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं जो हमारी पेरिफ्रीज में होता है। ठीक है, स्क्रीन नहीं विजिबल है। विजिबल है अभी। मैं दोबारा शेयर करती हूँ, 1 मिनट। नाउ अच्छा, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज के आगे, हाँ दोबारा एंटर कर लो बस। तो 4 सबसेट्स आ जाते हैं, 4 डिवीजन हैं, 4 से 5 डिवीजन होती हैं जो हमने करनी है ना, वो ये 4 हैं। एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और सोराइटिक आर्थराइटिस। जो फर्स्ट 2 है ना, बेसिकली दे आर सेम। उनको एक ही कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं, एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के अंदर। जो एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है और जो अनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है, ये एक ही कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक डिजीज के बाद दूसरी डिजीज या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो बेसिकली जो एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों के अंदर सेम फीचर्स आते हैं। ठीक है, दोनों के क्राइटेरिया डायग्नोसिस के ऑलमोस्ट सेम है। इवन अगर आप इरफान मसूद देखो, या आपके पास अगर एमटीबी है या स्टेप अप है, तो आप उसके अंदर देखो, उसके अंदर उन्होंने एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का वर्ड यूज ही नहीं किया हुआ है कहीं पे। उन्होंने जहां पर भी इसकी बात की हुई है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के साथ की हुई है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ये एक दूसरे का सबसेट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनको डिटेल में आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो फीचर्स कॉमन है टू एवरी स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज,
वो सोराइटिक आर्थराइटिस हो, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, इन सब के अंदर आपको ये जो फिगर है 24.59 बॉक्स बना हुआ है ऑन पेज नंबर 1028 पे, ये सब के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, ये वाले फीचर्स आपको सबके अंदर मिलेंगे। सबसे पहले जो भी आर्थराइटिस होगा, इसके अंदर जो भी आर्थराइटिस होगा वो एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इसके अंदर सैक्रोआइलियाइटिस आपको मिलेगा, बैक पेन की हिस्ट्री मिलेगी आपको। ठीक है, और व्हाट इज एंथेसाइटिस? एंथेसाइटिस ये होता है जहां पर भी किसी मसल का जो उसका टेंडन होता है, ठीक है, या किसी लिगामेंट की इंसर्शन होती है ना किसी भी बोनी पार्ट पे, उस जगह की अगर इन्फ्लेमेशन होगी ना, दैट इज एंथेसाइटिस। ठीक है, लिगामेंट की या मसल के टेंडन की जहां पर भी इंसर्शन होगी ना बोन के ऊपर, अगर उस जगह पर इन्फ्लेमेशन होगी, उसे कहते हैं एंथेसाइटिस। तो इसके अंदर आपको ये मिलती है, एंथेसाइटिस मिलती है। एंथेसाइटिस किस तरह पता चलेगा कि एंथेसाइटिस है? जहां पर एक्यूलीज टेंडन की इंसर्शन हो रही होती है वहां पर पेन होती है। जहाँ जो हमारा सोल है फुट की, उधर पेन होती है। ठीक है, जहां जहां पर भी इंसर्शन होगी ना टेंडन की, वहां पर आपको पेन होगी, और ये फेमिलियल होती है। ठीक है, इसके अंदर HLA-B27 आपको सबके अंदर पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है ना, HLA-B27 जो है ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ये आपको ऑलमोस्ट सबके अंदर पॉजिटिव मिलती है। सोराइसिस की हिस्ट्री, सोराइसिस इज अ स्किन डिजीज, इसमें आपको सिल्वरी प्लैक्स मिलते हैं। ठीक है, यूवीआइटिस, आई की इन्वॉल्वमेंट आपको ऑलमोस्ट हर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी में मिलती है। ठीक है, यूरिथराइटिस मिल सकता है, आईबीडी के साथ इसकी बहुत ज्यादा एसोसिएशन है, और ये हमारे वेल्वुलर वेल्व्स को भी इन्वॉल्व करके वेल्वुलर हार्ट डिजीज भी करा सकती है। फॉर एग्जांपल एओर्टा को ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ये वाली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये वाली सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको हर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी के अंदर मिल रही होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी? दैट इज एंटीरियर यूवीआइटिस। ठीक है, एंटीरियर यूवीआइटिस इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओवरऑल फीमेल्स और मेल्स के अंदर एंटीरियर यूवीआइटिस इज द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, अच्छा, आगे एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है, उसके आगे इन्होंने उसको दो में डिवाइड किया हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस भी और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी। यहां से मैं आपको ना दो तीन बातें क्लियर कर देती हूँ कि ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द एंटायर एक्सियल स्केलेटन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी एंड कैन बी विजुअलाइज्ड बाय एमआरआई। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन सच एज न्यूबॉर्न फॉर्मेशन, ये आपको सारी एमआरआई पे डेवलप हो जाती है। ठीक है, और एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस डेवलप लेटर इन द कोर्स ऑफ द डिजीज। ठीक है, इसका ये मतलब है कि पहले पेशेंट अगर दोनों की प्रेजेंटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया सेम होती है, लेकिन एनकाइलोसिस उसकी सीवियर फॉर्म है। ठीक है, एनकाइलोसिस में कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं कि वी हैव टू लेबल दैट एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस एज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्वेश्चन अगर आ गया आपको विद सेम फीचर्स कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है या एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। दोनों को अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये एक्सियल है या एनकाइलोजिंग है, तो आप लेबल कर सकते हो उसको। अच्छा, पहले मैं आपको दो तीन बता देती हूँ। बेसिकली पीछे इसके वही रन कर रहा होता है पैथोफिजियोलॉजी की, सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसको अगर आप ज्यादा समझना चाह रहे हो तो इसको देख सकते हो, वरना पैथोफिजियोलॉजी देखने की आपको जरूरत नहीं है। वही सेम टी सेल की एक्टिवेशन, बी सेल की एक्टिवेशन, उनसे इंटरल्यूकिन्स बन रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है। बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जॉइंट के अंदर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन किसी और जगह पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसकी वजह से आपके पास जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज हो रहे हैं वो ट्रेवल करके जॉइंट में आके इन्फ्लेमेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, ये 24.38 है, यहाँ से सही समझ आ जाती है। बाकी आपने जो दो बातें याद रखनी है कि ये HLA-B27 पॉजिटिव होती है, इसके अंदर कोई ऑटो एंटीबॉडी नहीं बन रही होती है। ठीक है,
जो कि डायरेक्टली जाके एक्ट करे। इनडायरेक्टली कोई ना कोई एंटीबॉडी आ सकती है इसके अंदर किसी और जगह से जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकती है, लेकिन इसकी अपनी कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही होती। मैं आपको अब 2-3 चीजें दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी इसकी ना चीजों के बारे में पता चलेगा। फिर हम ये 24.60 फिगर देखते हैं। ओके, जो कि इसमें हमारे पास, अब ये मैं दोनों की बात करूंगी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की भी और एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की भी। इसके अंदर कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? मेनली वर्टिब्रल कॉलम आपका इन्वॉल्व होता है, और जो सैक्रोइलिक जॉइंट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये दो मेन जॉइंट्स हैं। एसोसिएशंस हमने हर किसी की पढ़ ली हुई हैं, ठीक है, क्या क्या एसोसिएशंस होती हैं उनको भी दोबारा हम देख लेते हैं। लेकिन जो दोनों के अंदर, एक्सियल के अंदर और एनकाइलोजिंग के अंदर, जो दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं या जिस तरह के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये है, एक वर्टिब्रल कॉलम आपका इन्वॉल्व होगा और एक सैक्रोइलिक जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सैक्रोइलिक जॉइंट्स के बाद आगे जो है, अब जब इनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्हीं जॉइंट्स में, इसलिए पेशेंट जो है बैक पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। पेन होगी और स्टिफनेस होगी। जब भी किसी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे पेन होती है और स्टिफनेस होती है। ठीक है, अब जब होगा क्या इसके अंदर, जहां तक मैंने पेन और इन्फ्लेमेशन की बात की ना जॉइंट्स की, सबसे पहले हुआ क्या कि दो तरह के जॉइंट्स थे, एक हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम पूरा इन्वॉल्व था और दूसरा सैक्रोइलिक जॉइंट्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब वहां पर जब इन्फ्लेमेशन हुई तो इन्फ्लेमेशन के बाद पेशेंट ने बैक पेन के साथ प्रेजेंट किया, बटक पेन के साथ प्रेजेंट किया, लोअर बैक पेन के साथ प्रेजेंट किया। ठीक है, ये थी, और स्टिफनेस के साथ प्रेजेंट किया। यहाँ तक हमने पेशेंट को एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस तक रखा हुआ था। ठीक है, फिर पेशेंट के अंदर कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आना शुरू हो गई जिसकी वजह से उसका जो पोस्चर था, उसके जो बैठने का स्टाइल था वो चेंज होना शुरू हो गया, उसके चलने का स्टाइल चेंज होना शुरू हो गया। वो क्यों हुआ? क्रॉनिकली जब ये पेन और इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस चलती जाती है तो इन जॉइंट्स की आपस में फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ऑस्टियोफाइट्स की बात की थी ना, कि ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, वो तो बोनी आउटग्रोथ्स होती हैं और वो हॉरिजॉन्टली निकल रही होती हैं साइड से बोन के। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, इसके अंदर क्या होता है कि इधर बनती हैं सिंडेस्मोफाइट्स। ठीक है, सिंडिस्मोफाइट्स। ठीक है, यहाँ से स्पेलिंग बता रही हूँ आपको, बुक में भी अभी पढ़ते हैं। ठीक है, सिंडिस्मोफाइट्स बनते हैं। वो क्या करती हैं इसके अंदर, वो वो लॉन्गिट्यूडनली बनती हैं और वो इस तरह बनना शुरू होती हैं। ठीक है, और वो फ्यूजन कराना शुरू कर देती हैं एक एक जॉइंट की। ठीक है, तो जो कर्वेचर बन रहे होते थे नॉर्मली लंबर एरिया में, ठीक है, या सैक्रल एरिया में, वो खत्म हो जाते हैं। जब वो कर्वेचर खत्म होते हैं सारे जॉइंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्यूजन हो जाती है जॉइंट की। तो तब हम इसको लेबल करते हैं एज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो पेशेंट पेशेंट की सेम होगी ना ऑलमोस्ट। ठीक है, वही पेन के साथ, बैक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, लेकिन जब पोस्चर चेंज होना शुरू हो जाए ना पेशेंट का, और बिल्कुल उसकी बैक स्टिफ हो जाए पूरी की पूरी, वो आगे भी ना फॉरवर्ड फ्लेक्शन, जो उसकी एंटीरियर फ्लेक्शन जो है, जो हम कहते हैं ना बेंड करो, कि कितना बेंड करके आप अपने पाँव को हाथ लगा सकते हो, वो पेशेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। ठीक है, यस, क्योंकि ये नीचे से सैक्रम को भी इन्वॉल्व कर रही होती है, बेसिकली पोस्चर। जब इसको इन्वॉल्व करेगी तो यहाँ से ये सैक्रोइलिक जॉइंट, तो यहाँ से पेशेंट लैटरली अगर फ्लेक्स करना चाहेगा ना, एक चीज है कि आप आगे को फ्लेक्स करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हुए अगर आप आगे को फ्लेक्स करो दैट इज इंटीरियर फ्लेक्शन। अगर आप अपने हाथों को अपने पाँव के साथ टच करो दैट इज इंटीरियर फ्लेक्शन। और अगर आप लैटरली अपनी बॉडी को मूव करो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फ्लोर तो दैट इज लैटरल फ्लेक्शन ऑफ योर बॉडी। तो जब इन दोनों जॉइंट्स की फ्यूजन हो जाती है तो आप ना इंटीरियर फ्लेक्शन कर सकते हो, तो ये देयर विल बी रिड्यूस इंटीरियर फ्लेक्शन एंड देयर विल बी रिड्यूस लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट का जो आता है ना दैट इज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। लास्ट चीज दिखाने लगी हूँ कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से होता क्या है। तो हमने शायद ही कहीं पे ये वर्ड
सुना हो या पढ़ा हो कि जब ये स्ट्रेटन अप हो जाती है ना, स्पाइन फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ ड्यू टू सिंडेस्मोफाइट्स, तो जो स्पाइन की अपीयरेंस आती है ना, वो इस तरह से स्पाइन की अपीयरेंस आती है. दिस इज नोन एज बैम्बू स्पाइन. दिस इज वन ऑफ योर डायग्नोस्टिक फीचर इन योर एमसीक्यूज एंड इन योर कैन बी इन योर एससीक्यूज. एससीक्यू कभी आया नहीं है इसके ऊपर, शायद एक बहुत पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी मैंने रखा नहीं है. तो ये आपको बता देगा उसके अंदर, ठीक है ना. बैम्बू स्पाइन का वर्ड जहां पे भी यूज होगा ना, और अगर वहां पर एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस पे लिखा हुआ है और ऑप्शन में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे लिखा हुआ है, देन यू हैव टू चूज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. ठीक है. इसमें बिल्कुल बैम्बू स्पाइन, बैम्बू एक स्टिक होती है, ठीक है, उस तरह की बिल्कुल स्ट्रेटन अप हो जाती है स्पाइन जो है आपकी. ठीक है. ये पिक्चर्स मैंने इसलिए रखी हुई थी. ओके. अब पेशेंट ने प्रेजेंट कैसे करना है. देयर आर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज ऑन पेज नंबर 1028. ठीक है. कंपैरिजन है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का फॉर एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ, ये सिर्फ डेविडसन के अंदर इन दोनों कैटेगरीज को डिफरेंट किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है. अदरवाइज हर बुक के अंदर सिर्फ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सारे फीचर्स एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के आएंगे, लेकिन आपको बैम्बू स्पाइन भी मिलेगा. ठीक है. तो वो चीज आपको एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के अंदर नहीं मिलती है. अच्छा, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस हमें सिर्फ एमआरआई पे जो बोनी चेंजेस मिलती है ना, जितने भी फॉर एग्जांपल फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स है या वर्टिब्रल कॉलम की फ्यूजन है, वो आपको सिर्फ एमआरआई पे मिलेगी. लेकिन जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो फीचर्स आपको एक्सरे पे ही मिल जाएंगे. ठीक है. एमआरआई आप तब कराते हो ना जब एक्सरे काम ना आए, या एक्सरे पे इतनी ज्यादा विजिबल ना हो चेंजेस, या इतनी एडवांस चेंजेस नहीं है कि वो एक्सरे पे विजिबल होंगी. तो इसलिए यू हैव टू डू एमआरआई फॉर डायग्नोजिंग एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, while you can only perform x-ray for ankylosing spondylitis. दोनों में सेम फीचर है. पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, एक तो ये यंग मेल्स को ज्यादा अटैक करती है ये वाली डिजीज. ठीक है. हम लोगों ने र्यूमाटोलॉजी के वार्ड के अंदर हमारे कॉलेज में एक पेशेंट भी देखा हुआ है. इसका बहुत यंग पेशेंट, 24 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, लड़का था एक 24 साल का, और वो इन्हीं फीचर्स के साथ प्रेजेंट करा था. बेसिकली ये वाले फीचर्स होते हैं. बैक पेन विच शुड बी मोर देन 3 months. ठीक है. इम्प्रूव्ड विद एक्सरसाइज, और रेस्ट पे ये ज्यादा हो जाती है. ठीक है. और नाइट पेन होती है रात के वक्त के पेशेंट हैज टू गेट अप और वो चलना फिरना शुरू कर देता है. ठीक है. एज एट ऑनसेट लेस देन 45, ये यंग मेल्स को ज्यादा अटैक करती है. ठीक है. दोबारा से बताती हूँ. बैक पेन विच शुड बी इम्प्रूव्ड बाय एक्सरसाइज, विच शुड नॉट बी रिलीव्ड बाय रेस्ट और एग्रावेटेड ऑन रेस्ट. इंसीडियस ऑनसेट मतलब कि क्रॉनिकली ऑनसेट होना चाहिए उसका, मतलब ग्रेजुअल ऑनसेट होना चाहिए. नाइट पेन, और वो पेशेंट हैज टू गेट अप और वो चलना फिरना शुरू कर देता है. ठीक है. और एनसेड को अच्छा रिस्पांस देता है. फैमिली हिस्ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और एसोसिएशंस आगे उन्होंने बताई हुई हैं. हिस्ट्री में उसके अंदर भी सेम वही सारे फीचर्स हैं. ठीक है. लो बैक पेन है, 3 months से ज्यादा होनी चाहिए, इम्प्रूव बाय एक्सरसाइज, नॉट रिलीव बाय रेस्ट, नाइट पेन, सब में वही है. ठीक है. ओके. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हमने ऑलरेडी फीचर्स पढ़े थे कि जो हमें मिल सकते हैं. आर्थराइटिस, एंथेसाइटिस, यूवीआइटिस. डेक्टाइलाइटिस क्या होता है. डेक्टाइलाइटिस होता है पूरी की पूरी फिंगर की इन्फ्लेमेशन हो जाए. ठीक है. उसे कहते हैं डेक्टाइलाइटिस, या इसे आप सॉसेज शेप्ड फिंगर भी कहते हो. रेड हॉट फिंगर which is looking like a sausage. क्योंकि ये HLA के साथ इसकी एसोसिएशन है ना, इस वजह से. इस तरह तो हमें नहीं पता कि सोराइसिस का क्या रीजन है इसके अंदर, यूवीआइटिस का क्या रीजन है. दिस इज जस्ट बिकॉज कि ये HLA के साथ एसोसिएटेड ये वाली भी डिजीजेस होती हैं. इसके अंदर वहां पर इन्फ्लेमेशन नहीं चल रही होती. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उनकी अपनी यहाँ वहां पर जैसे यूवीआइटिस है तो आई का कोई अपना इन्फेक्शन नहीं स्टार्ट हो जाएगा. ये वही इन्फेक्शन होगा जो हमारे जॉइंट्स में हुआ है, उसकी वजह से, वही HLA पॉजिटिविटी की वजह से वहां पर भी ये सारे फीचर्स आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं. अच्छा, आर्थराइटिस, एंथेसाइटिस, यूवीआइटिस, टेक्टालाइटिस और सराइसिस. इन्वेस्टिगेशन में HLA, B27 और C रिएक्टिव प्रोटीन की एलिवेशन आपको मिलेगी.
ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें थी, और इसके अंदर एक चीज ये कि एक तो लंबर स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट इन सैजिटल एंड फ्रंटल प्लेन, जिसकी वजह से बैम्बू स्पाइन की अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है। और मैंने आपको बताया था आगे हमारे रिब्स पे जो जॉइंट्स है, कोस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट्स है, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो जब उनकी फ्यूजन हो जाएगी, चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाती है आपकी। ठीक है, तो लंग्स के आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी मिल सकती है इस पेशेंट के अंदर, चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस होने की वजह से। एक आपने 24.59 करना है, 24.60 करना है इसके लिए। ठीक है, और आगे क्लिनिकल फीचर्स हमने इसके पढ़ लिए हैं। डायग्नोसिस इसका हमने एमआरआई पे बनाना है। ठीक है, एमआरआई पे ही हमें इन्फ्लेमेशन मिलेगी, जो कि लेगामेंट और टेंडन इंसर्शन होती है बोन के ऊपर, वहां से हमें उसकी इन्फ्लेमेशन मिल, वहां से हमें एमआरआई के ऊपर वो पिक होगा। ठीक है, एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस एमआरआई पे पिक होता है, एनकाइलोजिंग एक्सरे पे ही पिक हो जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड एमआरआई ऑफ एंथेसिस और एमआरआई ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट एंड स्पाइन। और अदर फीचर्स में आप ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन कराओगे, HLA-B27 कराओगे, और फीकल कैलप्रोटेक्टिन का मैंने बताया था कि आपने इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज चेक करने के लिए आप ये वाला स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हो। ट्रीटमेंट इज सेम लाइक दैट ऑफ अदर डिजीजेज ऑफ रिमाटोलॉजी, कि आपने सबसे पहले पेशेंट को एनसेड्स लगाने हैं, एनसेड्स से स्टार्ट कराना है, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन। ठीक है, और इससे अगर पेशेंट को बिल्कुल भी मतलब क्योर नहीं हो रही है या इससे कोई फायदा नहीं हो रहा उसको, तो फिर आपने सल्फासेलाजीन और मिथोट्रेक्सेट के ऊपर जाना है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो TNF इनहिबिटर्स, ठीक है, एंटी TNF थेरेपी के ऊपर चले जाना है आपने। ये 3 ड्रग्स आपने याद रखने हैं, क्लास एनसेड्स की याद रखनी है, सल्फासेलाजीन और मिथोट्रेक्सेट, और एंटी TNF थेरेपी के ऊपर। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होगा? क्लिनिकल फीचर्स आर सेम एज इन एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। अच्छा, ये AS को हम लेबल, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को AS के नाम से लेबल किया जाता है, और XSPA जो है वो दैट इज एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स आर सेम. Ankylosing spondylitis typically evolves slowly with fluctuating symptoms of spinal inflammation. Ankylosis develops in many patients over a period of many years. ठीक है, और इन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइनल फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, पेशेंट का पोस्चर जो है, जैसे मैंने बताया, काइफोसिस डेवलप कर लेगा, या जिसमें भी वो अपने आप को समझता है ना कि इस पोस्चर में वो चल सकता है, उसका पोस्चर वैसे हो जाएगा। हमारा जो वार्ड में पेशेंट था ना, इतने ज्यादा शॉर्ट स्टेप्स वो ले रहा था, वो बिल्कुल भी जैसे हम नॉर्मली चल सकते हैं या हमारी बॉडी में नॉर्मली फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाती है, इवन इन हमारे वर्टिब्रल कॉलम में भी वो बिल्कुल पेशेंट वैसे नहीं चल पाता, और उसको देख के ही बता देते हैं, सर ने उसको देखते ही बता दिया था कि दिस इज अ पेशेंट ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसका पोस्चर इतना खराब हो चुका था, और वो बहुत यंग पेशेंट था। और फटीग, अच्छा, ये जो लास्ट पैराग्राफ है क्लिनिकल फीचर्स का, इसमें इन्होंने बताया हुआ है acute anterior uveitis is the most common extra articular feature। ठीक है, और हमने इसके लिए एक्सरे कराना है, एक्सरे पे हमें पता चल जाएगा, और एक्सरे पे हमें क्या क्या फीचर्स पता चलते हैं वो देखना है। ठीक है, इसमें आपको एक तो जो सैक्रोइलिक जॉइंट के कॉर्टिकल मार्जिन हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, वो आपको लॉस मिलते हैं, वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेस मिलती है, ठीक है, जो इर्द गिर्द होती है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा होना शुरू होता है, ब्रिजिंग सिंडेस्मोफाइट्स मिलते हैं, मैं इनको अंडरलाइन करती जाती हूँ, ये हैं सिंडेस्मोफाइट्स। ठीक है, इन सिंडेस्मोफाइट्स की वजह से ना आपको बैम्बू स्पाइन की अपीयरेंस मिल रही होती है, स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, और हो सकता है आपको कैल्सिफिकेशन के सेंटर्स भी मिलना शुरू हो जाए पेशेंट के अंदर। अच्छा, और इसको याद रखने के लिए ना एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस और एनकाइलोजिंग वो वही है जो मैंने पहले बात की थी, आप इसके अंदर ए से याद रख सकते हो। इसके अंदर जो एज है ना, ए से अनीमिया, इंटीरियर यूवियाइटिस, ठीक है, और फिर उसके बाद एओर्टिक वाल्व डिजीज, एमिलाइडोसिस, एटिपिकल अपर लोब पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जितने भी एज है ना आपके लिए याद रखना इजी होगा अगर आप एज से याद रखोगे इसको। ठीक है, और दिस इज बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस। ठीक है, और इसके अंदर बैम्बू स्पाइन मिलना शुरू हो जाएगी आपको,
और मैनेजमेंट इसकी सेम है एज एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। सबसे पहले आपने एनसेड से स्टार्ट करना है। एनसेड से अगर आपको तो मतलब एनसेड आपको फायदा नहीं दे रहे तो उसके बाद सल्फासेलाजीन, मेथोट्रेक्सेट और एंटी टीएनएफ के ऊपर चले जाना है, ठीक है। और इवन यू कैन यूज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक एमसीक्यू हमें ये आया हुआ था कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दैट इज एक्यूट इंटीरियर यूवेइटिस। और एक एमसीक्यू ये आया हुआ था कि ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको यूवेइटिस के लिए यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ना, ठीक है। लोकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप यूज कर सकते हो एंथेसाइटिस वगैरह के लिए, लेकिन यूवेइटिस के लिए आपको ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिसके लिए आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करने पड़ सकते हैं, दैट इज यूवेइटिस, इंटीरियर यूवेइटिस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस? रिएक्टिव आर्थराइटिस का मतलब है कि बॉडी में कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस का इन्फेक्शन हुआ है या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। और या क्लेमेडिया का कोई इन्फेक्शन हुआ है, रीटर सिंड्रोम का भी हमने नाम सुना हुआ है, ठीक है। इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है या उसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी बन रही है, वो आके जॉइंट स्पेस की डिस्ट्रक्शन करा रही है, ठीक है। दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस। दैट सो इट मींस कि ये इम्यूनोजेनिक डिजीज है रिएक्टिव आर्थराइटिस। लेकिन इसकी एसोसिएशन भी, लेकिन ये इसकी अपनी इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है जॉइंट की, ये किसी बॉडी में और जगह पर इन्फेक्शन हुआ है जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है ना, वो यंग पेशेंट होता है, उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हिस्ट्री होती है या किसी गैस्ट्रोएंटेराइटिस की हिस्ट्री होती है, और वो HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड होती है। तो जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक वो जो HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड है, और एक वो जो HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जो हमारा काम है वो HLA-B27 के साथ एसोसिएशन वाला है, ठीक है। जो इसके नॉन ट्रिगर्स हैं वो हैं क्लेमेडिया, कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर का साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया जो है ना, ये आपके पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ प्रेजेंट करेंगे, और क्लेमेडिया जो है दैट प्रेजेंट्स विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ। यहाँ आपको हिस्ट्री बताएंगे कि मेल इज सेक्सुअली एक्टिव। और नॉन एसपीए रिलेटेड या जो कि HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, वो माइकोप्लाज्मा, बोरीलिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, माइकोबैक्टीरिया एंड इवन जो रोमैटिक फीवर वाला जो आपके पास आर्थराइटिस होता है, वो भी HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन वो भी एक रिएक्टिव आर्थराइटिस की एग्जांपल है। इन डिजीज आपके कहीं और हो रही है, लेकिन जो इन्वॉल्व वो आपके जॉइंट्स को कर रही है, ठीक है। वो क्यों जॉइंट को करी, जो उसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो आके आपके जॉइंट स्पेस को अटैक कर रही हैं, ठीक है। और अच्छा, इसको हम रीटर्स डिजीज भी कहते हैं। रीटर डिजीज में 3 तरह की चीजें आती हैं। यूरिनरी कंप्लेंट के साथ पेशेंट आएगा, आई के कंप्लेंट के साथ पेशेंट आएगा, और जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो यूरिथराइटिस, कंजक्टिवाइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये 3 चीजें होंगी तो इसे आप रीटर डिजीज कहते हो। इस पे आपको कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर बता देते हैं वो, ठीक है। तीनों की आपको ट्रायड बता के कि पेशेंट को रिसेंट एक इन्फेक्शन हुआ है, वो इवन गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बता सकते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद वो कंजक्टिवाइटिस के साथ, यूरिथराइटिस के साथ और आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट किया आपके पास, ठीक है। ये बताएंगे आपको। और अगर रिसेंट इन्फेक्शन के बाद, अच्छा, अब आप लोगों को मैंने 2 चीजें पहले भी बताई थी। सेप्टिक आर्थराइटिस में मैंने कहा था कि मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज स्टैफ ऑरियस, लेकिन यंग मेल्स के अंदर गोनोकोकल सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, ठीक है। वो भी मोनोआर्थराइटिस था, ये भी मोनोआर्थराइटिस है। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है इसके अदर फीचर्स के साथ, HLA-B27 के एसोसिएशन के साथ, ठीक है। वरना गोनोकोकल सेप्टिक आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस दोनों की कंप्लेन सेम ही है, लेकिन जो इसके अदर फीचर्स है ना, वो सेप्टिक आर्थराइटिस में नहीं आपको मिलेंगे। सेप्टिक आर्थराइटिस में बस यही मिलेगा, हॉट, टेंडर, सॉलन, रेड जॉइंट है, मोनो आर्थराइटिस है। लेकिन इसके अंदर आपको इन फीचर्स के साथ साथ यूरिथराइटिस भी मिल सकता है, यूरिनरी कंप्लेंट्स मिल सकती हैं, कंजक्टिवाइटिस मिल सकता है,
ऑनगोइंग। सेप्टिक आर्थराइटिस में ये था कि यूरिनरी इन्फेक्शन पहले हो चुका है, अब पेशेंट की ये कंप्लेन है, ठीक है। और इसके अंदर आपको ऑनगोइंग तीनों चीजें इकट्ठी मिलेंगी। The onset is typically acute with an inflammatory enthesitis or oligoarthritis, spinal inflammation. एक मिनट, ओके। जो हमने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ ली हुई हैं, ये सारे फीचर्स वही हैं, ठीक है, जो पहले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। जो इसके अलग से कुछ फीचर्स है ना, दैट इज डर्माटाइटिस ऑफ पिनाइल हेड। जो पीनस का हेड होता है ना, उसके डर्माटाइटिस को सर्सिनेट बेलेनाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर मिल सकता है आपको। कुछ इसकी यूनिक एसोसिएशंस हैं। दिस वन, बेलेनाइटिस, सर्सिनेट बेलेनाइटिस इज द डर्माटाइटिस ऑफ पिनाइल हेड, ठीक है। ये कॉर्नल मार्जिन ऑफ द प्यूपस एंड ग्लैंड्स पीनस पे आपके वेसिकल्स के साथ स्टार्ट होता है, उनकी लेटर ऑन इरोजन और इरप्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट इज सेम, जो कि हमारे, अच्छा, जो आगे है केराटोडर्मा बेलोरेजिका, ये पाम्स और हमारे सोल्स ऑफ द फीट पे जो है वेसिकल्स बन सकते हैं, वेसिको पेप्यूलर लीयंस बन सकती हैं, जो कि आगे रप्चर कर सकती हैं। और सोराइसिस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस हमने पढ़ लिया हुआ है, यूवीआइटिस भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सर्सिनेट बेलेनाइटिस और केराटोडर्मा बेलेनोरेजिका जो है, ये इसके अंदर दो अलग से फीचर्स हैं जो कि रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए यूनिक है। एक डर्माटाइटिस ऑफ पेनाइल हेड है और एक डर्माटाइटिस ऑफ पाम्स और सोल्स है। और क्योंकि अब ये भी हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस या गाउट के साथ गाउट की प्रेजेंटेशन वाली प्रेजेंटेशन होगी ना इसकी, सबसे पहले आपने इसकी एस्पिरेशन करनी है। जो भी एक्यूट जॉइंट, इन्फ्लेम जॉइंट आपके पास आ गया है ना, सबसे पहले उसकी एस्पिरेशन करो, ताकि रूल आउट करो कहीं इसको सेप्सिस तो नहीं चल रही या इसको कोई क्रिस्टल आर्थराइटिस तो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये करना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स कराने हैं। बाकी आप एक्सरे कराओगे, इसके अंदर रेडियोग्राफिक चेंजेस आपको मिल सकती हैं। और जब आप ठीक है, और कस्टूल कल्चर्स और ये भी करा सकते हो आप पेशेंट के अंदर क्लेमीडिया को देखने के लिए। वजाइनल स्वैब्स ले सकते हो, यूरिथ्रल स्वैब्स ले सकते हो। ये चीजें करनी है आपने इसके अंदर। और ट्रीटमेंट इज सेम, सबसे पहले एनसेड से स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बाद डिमार्ड, सल्फासेलाजीन, मिथोट्रेक्सेट, इनसे नहीं आ रहा तो फिर एंटी टीएनएफ। ये चार चीजें आपने इसके अंदर सबके अंदर याद रखनी है, ठीक है। यही वाला एमसीक्यू था, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ से मुझे देख के याद आ गया इसके अंदर। ये वाला, एंटीरियर यूवेइटिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग टॉपिकल सबकंजक्टिवल और सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इमरजेंसी में यूज करने पड़ते हैं। लास्ट टॉपिक है सोराइटिक आर्थराइटिस। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा आर्थराइटिस है जो स्पेसिफिकली सोराइसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपको ना इस तरह से इस पे ऊपर कभी भी नहीं एमसीक्यू आएगा, क्योंकि सोराइसिस आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस भी मिल रहा होता है, और सोराइसिस आपको इसके अंदर, सोराइसिस बाकी स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज के अंदर भी मिल रहा होता है। जो मेन थी ना वो हमने शुरू में पढ़ ली है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज द मेन थिंग जिसपे आपको एमसीक्यू आ सकता है। ट्रीटमेंट बाकी सबके ऑलमोस्ट सेम चले आ रहे हैं, ठीक है। एक आपने इसके अंदर से ये कैस्पर क्राइटेरिया करना है सोराइटिक आर्थराइटिस का, कि आप कब लेबल करोगे कि पेशेंट को सोराइटिक आर्थराइटिस है, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी आर्टिकुलर डिजीज, मतलब जॉइंट इन्वॉल्व है या स्पाइन इन्वॉल्व है, और उसके साथ पेशेंट को करंट सोराइसिस चल रहा है या हिस्ट्री ऑफ सोराइसिस है। सोराइसिस जो है वो नेल को इन्वॉल्व करके नेल पिटिंग करा देते हैं, ठीक है, पिट्स कराते हैं नेल के ऊपर। तो नेल डिस्ट्रॉफी मिल रही है और करंट डेक्टालाइटिस चल रहा है या हिस्ट्री ऑफ डेक्टालाइटिस है, तो फिर आप लेवल कर दोगे कि ये हाँ पेशेंट सोराइटिक आर्थराइटिस का। तो इसमें से आपने ये 24.62 फिगर करनी है। और इसकी ना कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं जो इसके अंदर से एमसीक्यू हमें प्रॉफ में आया हुआ है, कि वो ऐसा कौन सा आर्थराइटिस है या वो ऐसी कौन सी स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी है, ठीक है। तो जो सोराइटिक आर्थराइटिस की टाइप है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस दैट रिजेंबल्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी ना कुछ टाइप्स हैं, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, डिस्टल इंटरफेरेंशियल है, और
एक इसकी टाइप है सोराइटिक स्पॉन्डिलाइटिस, एक जॉइंट को बिल्कुल म्यूटिलेशन हो जाती है, एक वो टाइप है इसकी, और एक एंथेसाइटिस डोमिनेंट टाइप है। तो इसकी जो सेकंड टाइप है ना, दिस वन सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस, ये बिल्कुल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी सिमेट्रिकल होता है ना, स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह जो सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस ऑफ सोराइटिक आर्थराइटिस है, दैट रिजेंबल्स सेम लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसकी सेम वैसी प्रेजेंटेशन होती है। एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी मोनोआर्थराइटिस जो है, इसके अंदर आपको जो है एक सिंगल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसे हम पॉसी आर्थराइटिस भी कहते हैं या पॉकी आर्थराइटिस भी कहते हैं। पॉसी का मतलब होता है फ्यू, मतलब बहुत कम की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जैसे हमने पॉसी इम्यून पढ़ा हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, इसी तरह पॉसी आर्थराइटिस का वर्ड यूज किया जाता है एसिमेट्रिकल लीगो या मोनोआर्थराइटिस के लिए, जिसके अंदर ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। और डेक्टालाइटिस को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि डेक्टालाइटिस इज लाइक सॉसेज शेप डिजिट हो जाती है, ठीक है, या सॉसेज डिजिट, सॉसेज लाइक फिंगर। और कुछ डीआईपी के स्पेशली इन्वॉल्व करते हैं। और एक है सोराइटिक स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके अंदर सोराइसिस ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। एक मिनट। सोराइसिस, सोराइटिक स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है कि सोराइसिस के साथ साथ सैक्रोइलियाइटिस और हमारी वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व है। तो ये वाला पेशेंट आपके पास, जैसे ऊपर जो था डीआईपी की इन्वॉल्वमेंट, सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस, स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हाथों की, तो जो लास्ट सोराइटिक स्पॉन्डिलाइटिस वाला पेशेंट है ना, ये बैक पेन के साथ प्रेजेंट करेगा आपके पास, या हिप पेन के साथ, बटक पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, या रिड्यूस एंटीरियर फ्लेक्शन या फॉरवर्ड फ्लेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, और साथ पेशेंट को सोराइसिस होगी। और आर्थराइटिस, इसकी आगे जो दो टाइप्स हैं, एक एंथेसाइटिस प्रीडोमिनेंट और एक आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। आर्थराइटिस म्यूटिलेंस इज कि जॉइंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल इरोजन्स हो गई हैं, एक्सरे के ऊपर आपको बिल्कुल टूटी फूटी कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं, बोन्स के इरोजन्स बहुत ज्यादा मिल रही हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। और एंथेसाइटिस जिसके अंदर जैसे एक्यूलीज टेंडिनाइटिस है, प्लांटर फेशियाइटिस है, इनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ठीक है। जॉइंट इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं करे, तो ये देयर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स जिस तरह से आपके पास सोराइटिक आर्थराइटिस प्रेजेंट कर सकता है। बाकी सारी जो है इन्वेस्टिगेशन आर सेम, ऑटो एंटीबॉडीज आपको नहीं मिलेंगी, ईएसआर और सीआरपी मिलेंगी, एक्सरे के ऊपर इरोसिव चेंजेस मिल सकती हैं, और नॉर्मल भी मिल सकता है आपको, ठीक है। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जो है वो अगर एडवांस चेंजेस, एडवांस इतनी नहीं है डिजीज उनको देखने के लिए। और ट्रीटमेंट इज सेम, एनसेड से स्टार्ट करना है, एनाल्जेसिक्स, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे जाना है, फिर डिमार्ट्स में आपके पास मिथोट्रेक्सेट आ जाती है, और सल्फासेलाजीन आ जाती है, और लास्ट में आपके पास एंटी टीएनएफ आ जाती हैं। हर किसी के अंदर ऑलमोस्ट यही वाले ट्रीटमेंट्स आपने हर किसी के अंदर देना है। एक चीज मैंने आपको और दिखानी है, यहाँ तक ये जो रिएक्टिव और सोराइटिक हैं, ये बिल्कुल भी यूक्यूज में नहीं आते हैं आपके, इनके अंदर से कोई डिटेल्स भी नहीं पूछता है। जिस तरह का एमसीक्यू बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सबके सेम है, इन्वेस्टिगेशन सबकी सेम है, सबके अंदर HLA-B27 मिलेगा, सबके अंदर ESR CRP रेज मिलेगा, ठीक है। बस रिएक्टिव आर्थराइटिस की ये दो तीन, सर्सिनेट, बेलोनाइटिस, केराटोडर्मा बेलोनारेजिका, ये दो तीन एसोसिएशन हैं जो यूनिक है इसके लिए। हाँ, लेकिन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिटेल में लाजमी करना, ठीक है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरे चेंजेस, स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा, सिंडेस्मोफाइट्स, ब्रिजिंग सिंडेस्मोफाइट्स और कैल्सिफिकेशन सेंटर्स, ये न्यू चीजें हैं जो मिल सकती हैं, ये आपने करना है। एक चीज मैंने आपको दिखानी है, वेट अ मिनट, मैं इसी में देखती हूँ कि शायद इसी में मिल जाए मुझे। यस, ये जो टेस्ट है ना, शो बार टेस्ट, ये 5 पे, ये नजर आ रहा है सबको, ये वाला, ये आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा पेशेंट की, ये समटाइम्स आपको वार्ड के अंदर परफॉर्म करा के भी दिखा देंगे, हमें तो परफॉर्म करा के दिखा दिया था, ठीक है। और आप लोगों को शायद आपका पता नहीं, मेडिसिन वार्ड पेज नंबर इज एट द वेरी स्टार्ट 983 पेज नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है, शोबार टेस्ट के बारे में। दिस इज, ये जो ऊपर बनी हुई है ना, मैं आपको बताती जाती हूँ, ये है पेशेंट की लेटरल फ्लेक्शन चेक हो रही है,
ठीक है, बॉडी की लेटरल फ्लेक्शन जो कि रिड्यूस्ड होती है एनकाइलोजिंग और एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी के अंदर, मेनली इन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस के अंदर। ठीक है, दिस इज इंटीरियर फ्लेक्शन, ये इंटीरियर फ्लेक्शन चेक हो रही है पेशेंट की। अब आपने क्या करना है, इसको चेक कैसे करना होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है इसको चेक करने का, आप एक करते हो शोबार टेस्ट। शोबार टेस्ट में आप सबसे पहले जो है एक L5 के लेवल पे ना एक मार्क लगा देते हो, जहां पर भी आपको L5 का वर्टिब्रा मिल रहा है, से आपको यहाँ पर L5 का लेवल मिल रहा है। ठीक है, आपने L5 सॉरी L5 के लेवल पे आपने मार्क कर लिया है, L5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर एक मार्क लगा लेना है और L5 से 5 सेंटीमीटर नीचे एक मार्क लगा लेना है। ठीक है, तो ये जो टोटल बन गया ये आपके पास 15 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब आपने पेशेंट को कहना है कि इंटीरियर फ्लेक्शन करें, मतलब कि अपने हाथों को अपने पाँव के साथ टच करने की कोशिश करें। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये इंक्रीज कर जाएगा ऑब्वियसली, ये जो 2 मार्क के दरमियान डिस्टेंस है 1 मार्क आगे चला जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटीरियर फ्लेक्शन, अगर तो पेशेंट की नॉर्मल है तो इतना तो आगे जाएगा कि नॉर्मली ये 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर तो ये डिस्टेंस जो फॉरवर्ड फ्लेक्शन करके इंटीरियर फ्लेक्शन करके जो डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान है फिर भी 20 सेंटीमीटर से कम है, मतलब सिर्फ 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया है या उससे कम है, तो इसका मतलब कि रिस्ट्रिक्शन है और पेशेंट को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या हम उसको रूल आउट करें। ठीक है, इस बारे में मेरे यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये किस तरह करना होता है। एक L5 वर्टिब्रा पे निशान लगाना है आपने। ठीक है, और कैसे पता चलेगा L5 वर्टिब्रा का, यहाँ से आपके पास जो आइलियक क्रस्ट का ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, आप उधर से जाते हो तो L5 वर्टिब्रा आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आइलियक क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है इधर से जाओगे तो आपको L5 वर्टिब्रा मिल जाएगा। L5 वर्टिब्रा के ऊपर आपने निशान लगाना है, उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊपर एक निशान लगाना है और उससे 5 सेंटीमीटर बिलो एक निशान लगाना है, तो ये 15 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस आ गया आपके पास। ये पेशेंट खड़ा हुआ है अभी, फिर आपने पेशेंट की इंटीरियर फ्लेक्शन कराई और नॉर्मली ये डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाना चाहिए दोनों पॉइंट्स का, लेकिन अगर ये फिर भी कम है तो कोई रिस्ट्रिक्शन है एंड यू हैव टू रूल आउट द डिजीज कि एनकाइलोजिंग या एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस जो भी है पेशेंट को। अच्छा, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि मतलब हमारे में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगेगा कि ये शोबा टेस्ट तो उनका पॉजिटिव है और वो इतनी ज्यादा इंटीरियर फ्लेक्शन नहीं कर पाते कि वो अपने अपने हाथ से पाँव को टच कर सकें, तो ये करने नहीं लग जाना सबने अपना टेस्ट, शोबा टेस्ट नहीं करने लग जाना, ये किसी पे करने नहीं लग जाना, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफ, यस, L5 से 5 सेंटीमीटर नीचे है। अच्छा, तो मैंने ये पूछ, अच्छा कुछ कुछ बुक में सिर्फ 10 सेंटीमीटर का बताया हुआ है, कुछ बुक में 15 सेंटीमीटर का बताया हुआ है। जो मैंने बताया ना ये हमारी बेड साइड की बुक है या वो क्या नाम है मैक्लियोड है, उसके अंदर ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, कौन पूछने लगा है? आप इसमें क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से लेस है तब हम इसको यहाँ तब हम लेबल करेंगे, मतलब इतना भी इंक्रीज नहीं किया कि 5 सेंटीमीटर भी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर 15 सेंटीमीटर तो बुक्स की वेरिएशन आ रही है, जैसे आपने कहा कि बेड साइड में डिफरेंट है और अगर बुक्स में हाँ, मेरी है डिस्टेंस, बस तब हम ये कौन याद सा रखो कि बस ये याद रखो कि आपने जितना भी मार्क किया, जितना भी डिस्टेंस बनाया, जैसे इसने सिर्फ 10 सेंटीमीटर का बनाया और इसने यहाँ पर जब फॉरवर्ड फ्लेक्शन किया तो 15 सेंटीमीटर हो गई है, मतलब 5 सेंटीमीटर हो गई है उसका डिस्टेंस जो इंक्रीज कर गया दो पॉइंट्स के दरमियान। तो बस ये याद रखो कि जो अगर डिस्टेंस जितना भी आपने मार्क लिया सिर्फ 5 सेंटीमीटर से कम है ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। ये बात समझ आ गई है? जी थैंक यू, आ गई है। ओके, अच्छा, तो मेरा ये क्वेश्चन ये था सर से अगला कि क्यों हम लोगों का भी तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, तो सर ने कहा था कि हमारा जो लाइफस्टाइल होता है हम लोग इतने ज्यादा, मतलब नॉर्मली आपको ये इसका इसका हरगिज मतलब ये नहीं है यू हैव टू रूल आउट, लेकिन इसका अगर पेशेंट को और भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये कराते हो फिर। ठीक है, आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप शोबार टेस्ट कराते हो। ठीक है, अगर आपको बैक पेन रहती है और जॉइंट पेन रहती है बहुत ज्यादा, या आप कहते हो कि मेरे एंकल जॉइंट में पेन रहती है या पाम्स और सोल में पेन रहती है, तो फिर आप सस्पेक्ट करते हो तो ये शोबा टेस्ट कराते हो। आप किसी का भी ऐसे उठा के नहीं शोबा टेस्ट कराने लग जाते हो क्या जो तुम्हारा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रूल आउट करते हैं। तो किसी ना किसी को कोई फिक्स, जो हम लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते या हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। हाँ, हम में भी नहीं है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट टच आवर फीट विद आवर हैंड्स। आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग कर भी सकते होंगे, मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। हम एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उन्हीं में रूल आउट करते हैं जिनके अंदर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर्स आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये शोबा टेस्ट उसके अंदर किया जाता है जिसको बैक पेन हो या फिर और फीचर्स आ रहे हो, इसलिए। अब एक क्वेश्चन था वो मैं दिखा देती हूँ आपको, बस इसके अंदर से ये मार्क कर लो। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ फिर बस करते हैं। ओके ये अगर सबको क्लियर नजर आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। An 18-year-old boy presents with low backache that radiates to the buttocks and back of thigh. There is associated stiffness that persists for more than half an hour. Pain is worse at night and after inactivity, matlab after rest, and is relieved by activity. On investigation, ESR and CRP are raised. ANA and rheumatoid factors are normal. Anti-nuclear antibody जो कि SLE में पॉजिटिव होती है, rheumatoid factor जो कि rheumatoid अर्थराइटिस में पॉजिटिव होता है, वो इसके अंदर नॉर्मल है। ठीक है। और अगर किसी को फिर भी ये लग रहा है कि ये रूमेटाइड हो सकता है ड्यू टू दैट मॉर्निंग स्टिफनेस, तो रूमेटाइड का पेशेंट स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ प्रेजेंट करता है, वो लो बैक एक के साथ प्रेजेंट नहीं करता। तो इसका जो पेशेंट होगा, यंग पेशेंट होगा, वो इसी तरह की प्रेजेंटेशन होगी, बैक पेन जो कि रेडिएट कर रही है थाई की तरफ या बटक्स की तरफ, और स्टिफनेस है जॉइंट की उसकी वजह से, और पेशेंट जो है वो नाइट पेन होती है, और एक्टिविटी और इनएक्टिविटी का बता देंगे और रूल आउट कर देंगे अदर डिजीजेस को बाय सेइंग कि उसकी सीरोलॉजी जो है वो नेगेटिव है, ताकि पता चल जाए कि ये कोई सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी है। ठीक है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? 3 इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई हैं और आगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस पूछी हुई हैं इस डिजीज की। ठीक है। बस इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा हाँ, अब इसमें आप इसको एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी भी लिख सकते हो और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस भी लिख सकते हो, लेकिन आई वुड से कि एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी को लिखने के लिए ना आपके पास एमआरआई का होना जरूरी है, और वो जो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जो है वो आप एक्सरे पे ही उसको डायग्नोज कर सकते हो। तो दोनों के अंदर किसी ना किसी इन्वेस्टिगेशन का होना जरूरी है, दोनों के क्लिनिकल फीचर्स सेम है। ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि हम अगर यहाँ पर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर दोनों भी लिखेंगे ना, दोनों में से कोई भी लिखें। हाँ मैं वही बताने लगी हूँ ना, अगर हम दोनों में से कोई भी लिखेंगे ना तो गलत नहीं होगा। क्या दोनों मेंशन है, मुझे समझ नहीं आई। अगर हम दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे ना तो गलत नहीं होगा। और क्योंकि मैंने बाकी बुक्स में से मैंने इसका डिफरेंस देखने के लिए काफी बुक्स को देखा था कि कहीं एमएलई वाली किताब में या फिर जो है आपके पास स्टेप अप है या इरफान मसूद है, तो उन्होंने अपनी अपनी बुक्स में ना सिर्फ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का टॉपिक ही एक लिखा हुआ है, एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस लिखा ही नहीं हुआ। और अगर आप इंटर हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर दोनों का नहीं बताया हुआ, वही ना। तो लेकिन है ये फिर भी है तो ये एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी ना, तो अगर आप सिर्फ इसको एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी भी लिखोगे ना, एक अम्ब्रेला टर्म लिख रहे हो, आप किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। और अगर आप इसको सिर्फ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी लिखते हो, क्योंकि हर बुक में सिर्फ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही एक्सप्लेन किया हुआ है, दोनों के सेम फीचर्स हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है आपका डायग्नोसिस के लिए वो एक्सरे और एमआरआई पे है मेनली। हाँ एग्जैक्टली कुछ ये अब ऐड किया है क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस आता है, और जो लीड करता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जिसमें पोस्चर और बैम्बू स्पाइन की अपीयरेंस आ जाती है, फ्यूजन हो जाती है दोनों जॉइंट्स की। तो बस आपने इसको
या तो एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी एक अम्ब्रेला टर्म लिख दो, या सिर्फ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लिखो। मैं तो आपको ये कहूंगी कि आपने पढ़ना ही सिर्फ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी और बुक में एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस लिखा ही नहीं हुआ है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आप कुछ भी लिख दो, क्योंकि बुक्स में ये अब ऐड हुआ है। एग्जैक्टली बैम्बू का वर्ड भी नहीं यूज हुआ है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसकी आपको डायग्नोसिस के लिए एक्सरे चाहिए। यहाँ पर एक्सरे का भी नहीं आपको बताया, यहाँ पे बैम्बू का भी कुछ नहीं बताया हुआ, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख दोगे ना तो वो ठीक होगा। और मैंने आपको साथ में ये एग्जांपल भी दे दी है कि सिर्फ ये डेविडसन ने लिखा हुआ है एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, और किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। हर बुक में सिर्फ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लिखा हुआ है। तो करना ही सिर्फ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ताकि आपको किसी चीज में कंफ्यूजन ही ना हो, क्योंकि और कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। जो फर्क है वो सिर्फ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में चीजें बताई हैं। ओके, यहाँ पर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ ले या यहीं पर पूछ ले, 5 मिनट्स हैं अभी वैसे। यस इंशाल्लाह जरूर। हाँ कल इंशाल्लाह देख लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी लंबा टॉपिक था लेकिन जल्दी हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना इसलिए। ओके, अल्लाह हाफिज।